Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are moving ahead in our series on operations and mismanagement. Today's video is all about the powers of tribunal which are covered under section 242. So let's get started. Section 242 is about the power of tribunal. Section 241 we have discussed in the previous video. If you have not seen, you can find the link of the same in the description box. सेक्शन 241 में ट्रिब्यूनल के पास यानी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन गई थी रिगार्डिंग दी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, चाहे वो एप्लीकेशन मेंबर ने दी हो या सीजी ने दी हो। 242 में उसकी रेमेडीज हैं। मींस पास्ट में कंपनीज अफेयर्स हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड। अगर एनसीएलटी को यकीन आ जाए कि सच में कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है या कंपनी के जो एक्शंस हैं वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हैं या मेंबर्स के अगेंस्ट हैं, तो उस केस में एनसीएलटी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या रेमेडीज वो दे सकता है। इफ ऑन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241, ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनीज अफेयर्स हैव बीन or are being conducted in a manner which is prejudicial or oppressive to any member or members, or prejudicial to the public interest, or in a manner which is prejudicial to the interest of the company, and that to wind up of the company would unfairly prejudice such member. That means कि एनसीएलटी को लगता है कि एक्चुअल में इस कंपनी का वाइंड अप हो जाना चाहिए, लेकिन वो वाइंड अप का ऑर्डर इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वाइंड अप कर दिया तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं उनके लिए उनके साथ वाइंड अप कर दिया अगर तो वो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि एनसीएलटी वाइंड अप ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करता है कि उसको लगता है कि वाइंड अप का ऑर्डर जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं जिनके साथ गलत हो रहा है वो और गलत हो सकता है, दैट टू वाइंड अप ऑफ द कंपनी वुड अनफेयरली प्रिजुडाइज सच मेंबर और मेंबर्स, बट दैट अदरवाइज द फैक्ट वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली वाइंड अप हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रिब्यूनल वाइंड अप नहीं करता है क्योंकि वो अदर मेंबर्स के साथ अनफेयर होगा। तो फिर वो क्या कर सकता है उस ग्राउंड पे कि जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे कि उसको मेंबर्स के साथ गलत ना हो, इसलिए वो वाइंड अप ऑर्डर इशू नहीं करता है। फिर वो क्या करता है, क्योंकि वो वाइंड अप ऑर्डर इशू नहीं कर रहा है तो वो कौन से ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल, जो सबसेक्शन 2 के अंडर आएगा। सबसेक्शन 2 में क्या आता है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द पावर्स, दैट मींस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स। एनसीएलटी वाइंड अप ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन उसको लगता है कि वो मेंबर्स के साथ गलत हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से ऑर्डर्स वो इशू कर सकता है। नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। दैट मीन्स कंपनी कैसी चलाई जाएगी इन फ्यूचर, वो ये ऑर्डर पास कर सकता है रिगार्डिंग दैट कंपनी। बी, purchase of the shares or interest of any member of the company by other members thereof और बाय द कंपनी। इसमें एक्चुअली दो बातें हैं कि अदर मेंबर्स को वो कह सकता है कि आप इस पर्सन के शेयर्स को परचेज कर लो, या फिर वो कंपनी को कह रहा है कि कंपनी इसके शेयर्स को परचेज कर ले। परचेज ऑफ द शेयर और द इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर्स देयरऑफ और बाय द कंपनी, यानी कि मेंबर्स तो परचेज कर लें उसके शेयर्स या फिर कंपनी कर ले। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है ए और बी, दोनों के 50-50% के शेयर्स हैं, इनके बीच में कुछ क्लैशेस रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है कंपनी में, क्योंकि 50-50% है। अब ए सपोज एनसीएलटी के पास जाता है, वो एनसीएलटी ने ऑर्डर उसको इशू कर दिया क्योंकि ए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि बी के साथ उसके क्लैशेस रहते हैं, और बी भी कोई डिसीजन नहीं हो पाता है कंपनी में। तो ए के लिए एनसीएलटी एक ऑर्डर पास कर सकती है कि आप बी के 1% शेयर या 2% शेयर जो भी आप परचेज कर सकते हो तो वो परचेज कर लो। उससे क्या होगा कि ए के पास अब मोर देन 50% यानी 51-52 जो भी वो परचेज करता है शेयर्स आ जाएंगे और ए बन जाएगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर, जिसकी वजह से वो रेजोल्यूशन पास करके एक पर्सन को और एज अ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंपनी। ये था कि कोई मेंबर परचेज कर ले। अब कंपनी कैसे परचेज करेगी, सपोज ए के पास 90% शेयर्स हैं, बी के पास 10% शेयर्स हैं और कंपनी है एबीसी लिमिटेड।
बी एनसीएलटी पे जाता है कि जो ए है जिसके पास 90% ऑफ द शेयर्स हैं वो उसको सप्रेस करता है। एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया क्या कि एबीसी लिमिटेड ही खुद एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने 81% शेयर्स का बायबैक कर ले, मतलब वो वापस ले ले 81% या जो भी एनसीएलटी इशू करती है कि वो उस शेयर्स का बायबैक कर ले। अब सपोज अगर 81% शेयर्स का बायबैक हो जाता है तो अब जो टोटल रह गया वो ए के पास सिर्फ 9 शेयर्स रह जाएंगे और बी के पास रह जाएंगे 10% शेयर्स यानी कि 10 शेयर। तो इस तरह के ऑर्डर से एनसीएलटी दे सकता है, जैसा भी एनसीएलटी को ठीक लगता है वो ऑर्डर इशू कर सकता है। अब जब कंपनी का बायबैक होता है तो सेक्शन 68 इज अबाउट दी बायबैक, जिसमें बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं, लाइक 25% ही बायबैक कर सकते हैं एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे वो बायबैक नहीं है, यहाँ पे एनसीएलटी का ऑर्डर आ रहा है जो सेक्शन 68 को ओवर रूल करेगा। मीन्स आपको सेक्शन 68 को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जैसा एनसीएलटी बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स कंपनी परचेज कर सकती है। Clause C is in case of purchase of its shares by the company as aforesaid, means जो clause B में बताया गया है कि C की कंपनी भी अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है, बायबैक कर सकती है, the consequent reduction of its share capital। तो ये जो B था वो C से लिंक्ड है कि परचेज कर सकती है शेयर्स, दैट मीन्स उसमें क्या हो जाएगा कि रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। तो B और C जो है वो टुगेदर, मतलब वो साथ में रीड करने वाले हैं। मींस कंपनी के जो परचेज हुआ है उस परचेज की वजह से कंपनी में रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल हो जाएगा। क्लॉज डी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू मेंटेन द स्टेटस को, दैट मीन्स फ्रीज हो जाता है, कोई भी शेयर परचेज सेल नहीं होगा जब तक केस चल रहा है। यानी कि एनसीएलटी ऐसा इशू कर सकती है एक ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर कि कोई भी जब तक केस चल रहा है तब तक कोई भी पर्सन अपने शेयर को सेल परचेज नहीं कर सकता है या कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लॉज ई, टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड or modification of any agreement howsoever arrived at between the company and the managing director, any other director or manager upon such terms and condition as may in the opinion of the tribunal be just and equitable in the circumstances of the case। ये वाला क्लॉज हमने सेक्शन 241 में भी डिस्कस किया था कि अगर एनसीएलटी को लगेगा कि जिसका भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज आएगा, मैनेजमेंट में चेंज आएगा, अगर एनसीएलटी को ठीक लगेगा तो वो उनका जो एग्रीमेंट होगा उसको टर्मिनेट कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, मतलब कि बैक डेट से कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एग्रीमेंट में, जैसा एनसीएलटी को ठीक लगेगा रिगार्डिंग दैट मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और मैनेजर जिसका भी केस हो वो वैसा कर सकता है। पॉइंट नंबर एफ, if the termination, setting aside or modification of any agreement between the company and any person other than those referred to in clause E, provided that no such agreement shall be terminated, set aside or modified except after due notice and after obtaining the consent of the party concerned। यहाँ पे any person की बात हो रही है, मतलब जो पॉइंट नंबर ई में बात की गई है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है उनके एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट करने की या सेट असाइड करने की ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, सप्लायर, कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी वो पर्सन हो सकता है अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर ई। तो कोई भी हो सकता है उनके अलावा, उनके एग्रीमेंट को भी सेट असाइड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है अगर एनसीएलटी को लगता है तो, प्रोवाइडेड दैट कि उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने से पहले या सेट असाइड करने से पहले आपको उस पर्सन को ड्यू नोटिस सर्व करना होगा और उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर जी, क्लॉज नंबर जी, सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, payment, execution or other act relating to the property made or done by or against the company within 3 months before the date of the application under this section। That means जब से एप्लीकेशन गई थी उस कंपनी के लिए या उस पर्सन के लिए, जब से एप्लीकेशन गई है उसके विद इन 3 months पहले तक अगर उस पर्सन ने
कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, डिलीशन ऑफ गुड्स किए हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स किए हैं, या फिर कोई पेमेंट ऐसा किया है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, कंपनी के जो गुड्स हैं उनको डिलीवर किया है विच इज अगेंस्ट द कंपनी, तब उस केस में एनसीएलटी उसको सेट असाइड कर देगा। कब सेट असाइड करेगा? अगर जो वो ट्रांजेक्शन हुआ है वो इंडिविजुअल ने किया होगा एंड उस ट्रांजेक्शन को इंसॉल्वेंसी में फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन माना जाता है, वैसे ही कुछ अगर यहाँ पे हुआ है तो एनसीएलटी भी यहाँ पे सेट असाइड कर देगा। सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, payment, execution, or other act relating to the property made or done by or against the company within 3 months before the date of the application under this section. That means 3 months से पहले पहले application के, अगर मतलब जिस दिन date of application है, जिस दिन application आई है उसके within 3 months पहले तक अगर कुछ भी ऐसा डिलीवरी हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है जिसको फ्रॉडलेंट ट्रांसफर माना गया है या फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस दी गई है उस इंसॉल्वेंसी में, तो यहाँ पर भी उसको फ्रॉडलेंट माना जाएगा और एनसीएलटी उसको सेट असाइड कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर एच, रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर का, मैनेजर का रिमूवल हो सकता है, ऑल्दो ये पॉइंट कवर था पॉइंट नंबर ए में। Next is clause number I, recovery of undue gains made by any managing director, manager or director during the period of his appointment as such and the manner of utilization of the recovery including transfer to investor, education and protection fund or repayment to identifiable victims. That means अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ने या मैनेजर ने कोई भी अनड्यू गेन्स किए हैं अपने अपॉइंटमेंट के पीरियड में तो उनसे वो रिकवरी की जाएगी, वो पैसे को वापस लिया जाएगा, जिसका भी नुकसान हुआ है उसको वो पैसा रिटर्न किया जाएगा, और अगर वो पर्सन आइडेंटिफाइबल नहीं है देन उस पैसे को आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। पॉइंट नंबर जे, manner in which the managing director or manager of the company may be appointed subsequent to an order removing the existing managing director or manager of the company made under clause H। तो क्योंकि clause H में जिसको रिमूव किया गया था उनकी जगह पे नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, वो कितने होंगे, कैसे होंगे, वो सब रिपोर्ट करेंगे ट्रिब्यूनल को। क्लॉज नंबर के, न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे विच विल रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल। अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर्स who may be required by the tribunal to report to the tribunal on such matter as the tribunal may direct। पॉइंट नंबर आई, इम्पोजिशन ऑफ द कॉस्ट। दैट मीन्स जो मेंबर ने जिसने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने एनसीएलटी को फीस दी होगी, एक्सपेंसेस किए होंगे, वो सामने वाले पर्सन से जिसने फ्रॉड किए हैं उससे लिया जाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर एम, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कोई और मैटर हो या कोई और रेमेडी देनी चाहिए तो वो फॉर द जस्ट एंड इक्विटेबल वो प्रोविजंस भी करेगा। नेक्स्ट इज क्लॉज सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 मींस ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा वो कंपनी को आरओसी पे फाइल करना होता है विद इन 30 डेज। कैसे फाइल होगा? आईएनसी 28 फॉर्म फाइल किया जाएगा, उसमें एनसीएलटी के ऑर्डर को अटैच किया जाएगा। नाउ सबसेक्शन 4, ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स मेक एनी इंटरिम ऑर्डर। विद इन द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होगी उसके बीच में अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कोई इंटरिम ऑर्डर इशू किया जाना चाहिए तो वो भी इशू करता है। Next is 4A, at the conclusion of the hearing of the case in respect of subsection 3 of section 241। subsection 241 subsection 3 में था, जब सीजी कोई केस इशू करता है और कहता है कि ये पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो एनसीएलटी के पास जब वो आता है तो एनसीएलटी पूरी प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद एंड में एनसीएलटी डिसीजन देगा कि वो पर्सन एक्चुअल में फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर or any other office connected with the conduct and the management of the company। Next is subsection 5। subsection 5 says that कि जब भी कोई ट्रिब्यूनल से अगर ऑर्डर आता है फॉर द ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी देन नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द कंपनी शेल नॉट हैव द पावर एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इफ एनी permitted in the order to make without the leave of the tribunal। leave means permission, any alteration
whatsoever which is inconsistent with the order. That means अगर आपको अपने आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी ऑल्टरेशन करना है और उन पॉइंट्स के लिए या उन क्लॉजेस के लिए ऑलरेडी एनसीएलटी ने कुछ चेंजेस कर रखे हैं या उस पे एनसीएलटी ने कुछ ऑर्डर इशू कर रखा है, देन आप उन क्लॉजेस को तब तक ऑल्टर नहीं कर सकते हो जब तक आपको एनसीएलटी से उन क्लॉजेस को चेंज करने की परमिशन ना मिल जाए। मीन्स अगर आपके एओए में समथिंग अबाउट 28 क्लॉजेज हैं फॉर एग्जाम्पल, देन कुछ 3-4 क्लॉजेस को लेकर अगर आपको एनसीएलटी ने कुछ ऑर्डर इशू कर रखा है तो देन उन 3-4 क्लॉजेस को आप ऑल्टर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं मिल जाती है। बाकी क्लॉजेस को आप कर सकते हो। तो एनसीएलटी ऑर्डर इशू करेगी, उसके बाद आप अपने एओए और एमओए में ऑल्टर करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे जब तक एनसीएलटी की परमिशन नहीं लगेगी। Next, subsection 6. Subject to the provisions of subsection 1, the alteration made by the order in the memorandum or articles of the company shall in respect have the same effect as if they had been duly made by the company. अब अगर आपके ऑल्टरेशन करने के लिए एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर इशू किया है, आपके एमओए और एओए में कोई ऑल्टरेशन करवा रहा है और एओए और एमओए को ऑल्टर करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, देन उन प्रोविजंस को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा और आपको एओए और एमओए में ऑल्टर करना पड़ रहा है, तब ऐसा माना जाता है कि ऑल द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल थे वो सब कंप्लाई हो रहे हैं। मतलब वो जो जनरल एओए और एमओए को ऑल्टर करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, माना जाएगा कि सारे ही कंप्लाइंसेस पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर ऑल्टरिंग, जो भी आप ऑर्डर, जो भी सर्टिफाइड कॉपी होगी हर ऑर्डर की जो कि ऑल्टर किया, जब मतलब आपको एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको फर्दर कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो, और वो जब एनसीएलटी का आपके पास ऑर्डर आ जाएगा उसके ऑर्डर की कॉपी आपको आईएनसी 28 में एक अटैच करके लगानी होगी विद आरओसी, और फिर आरओसी उसको रजिस्टर कर देगा जो भी आपके में चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 8, इट इज अबाउट द पेनाल्टी कि अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रवीन करती है किसी भी प्रोविजन का तो जो कंपनी होगी इट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। 1 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी पड़ सकती है। I hope this is clear. We'll continue with another section of this series in the next video. Stay connected, keep learning.